गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने लगभग चैप्टर को क्लोज किया था। उस चैप्टर में कुछ टॉपिक कुछ स्टूडेंटों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। प्रॉब्लम क्या, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं आने का मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था उनके समझ में। वो टॉपिक, दो कमेंट्स हमारे पास आए थे कि एक तो रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना चाहिए, एक टॉपिक ये था, और दूसरा हमारे पास टॉपिक था कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी। आइए उन चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि वो चीज़ें क्या है, कैसे, इसके बारे में क्लियर। आई होप आज माइक से आप लोगों को आवाज़ क्लियरिटी सुनाई देगी, इसीलिए मैंने आज इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। देखते हैं इसमें क्लियरिटी कैसी आती है। आज हम लोग चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले हमारे पास दो टॉपिक थे। दो टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि लास्ट टॉपिक में बैलेंस कैसे करना था, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और दूसरा एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस था, रिडॉक्स रिएक्शंस था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडॉक्स रिएक्शन खास तौर से दिक्कत थी। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए हमने कहा था कि हमारा ऐसा एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। क्या समझ में? आइए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस। कहने का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा हो। कहने का मतलब अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं जब एक ही समीकरण में हो रहा होता है तो ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रिडक्शंस जिसे आप अपचयन बोलते हैं वो रेड वर्ड 3 लेटर से मिलकर के बना हुआ है, और ऑक्स जो वर्ड आपके पास आया वो ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है, उपचयन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि कौन सा रिएक्शन है जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है और क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, इस बात को समझते हैं। एक रिएक्शन देंगे और उसको देख करके समझेंगे। जब जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कार्बन से करा देते हैं, जिंक ऑक्साइड हमारे पास है Zn, ध्यान से समझिएगा, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक आपका एलिमिनेट कर देता है। क्लियर? एक रिएक्शन है, जब जिंक ऑक्साइड रिएक्शन किया कार्बन से तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जिंक को एलिमिनेट कर दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने जो 4 टॉपिक्स बताए थे आपको, और वो टॉपिक थे क्या क्या चीज कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में जुड़ रहा हो ऑक्सीजन, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन को उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब जरा सा देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन यहां से आकर के जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास रिएक्शंस है, रिएक्शंस को जरा सा हम पहले जिंक को लिखेंगे, कार्बन, ताकि हम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से दिखा सके आपको। जिंक को पहले लिख लेते हैं और देन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो हमारा कार्बन है ये यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। क्लियर? कार्बन ऑक्सीजन, इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपचयन, उपचयन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब दूसरे में हम रिडक्शन रिएक्शन में आए थे तो उस समय हमने बताया था कि जो रिडक्शन रिएक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, बाहर होना। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से अगर ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ओके, तो देखिए जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर चला गया, कौन ले गया वो चीज आपको दिखाई दिया। तो जिंक ऑक्साइड से बाहर, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन चला गया तो बचा क्या आपके पास, जिंक। ओके, जब जिंक आपके पास बचा, इसका मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन।
इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन। क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन, या इसे हिंदी में क्या लिखते हैं? अपचयन। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है, जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ में कर देते तो जिंक बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हमारा कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा। सेम रिएक्शन से एक और देते हैं हम। सेम रिएक्शन एक और कैसे देते हैं, इस बात को समझिए। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा देते हैं। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। दूसरा रिएक्शन, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO, और इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं? हाइड्रोजन से करा देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। जब हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कॉपर का फॉर्मेशन कर देगा और H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब एक चीज आप देखिए, यहां से हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जो 4 टर्म लिखा था, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट के साथ में ही उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे हो गया। और ऑक्सीकरण होना जिसे हिंदी में बोलते हैं उपचयन। ओके, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बहुत केयरफुली देखिएगा। क्लियर? दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं? उसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहां से देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO लिखा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और क्यूप्रिक ऑक्साइड से आपका क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर हो जा रहा है। यहाँ से कॉपर ऑक्सीजन का बाहर होने का मतलब इसका क्या हो जा रहा है? अपचयन हो जा रहा है। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, या इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं अपचयन। ओके, और ये पार्ट आपका क्या था? उपचयन। अपचयन और उपचयन। क्लियर? अब ये जो रिएक्शंस हमारे पास है, ये कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एक रिएक्शंस और आपको देते हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड का जब HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस निकलता है। आइए इसको इरेज करते हैं, एक रिएक्शन देते हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, इसके साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन करना है, MnO2 का रिएक्शन करना है। क्लियर? एक रिएक्शन आपको MnO2, और इसका रिएक्शन किससे करना है? HCl के साथ में करना है। कंपाउंड हमारा क्या बनता है? MnCl2 का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, और क्लोरीन गैस आपका लाइब्रेट होता है। क्लियर? अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए चीजें देखिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बैलेंस भी साथ साथ देखते रहिए। आगे 2-3 रिएक्शंस देकर के और बैलेंस करेंगे, लेकिन इसको भी साथ साथ देखते रहिए। 2 ऑक्सीजन है, 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 मैग्नीज, 1 मैग्नीज, ये दोनों हमारा बैलेंस है। क्लियर? जब ये चीज हमारे पास बैलेंस है, ये से कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। आपने ये भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये भी कमेंट्स में था कि सर बैलेंस करना नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ बैलेंस करना देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, उसमें समझना पड़ता है कि हमारे लेफ्ट साइड में जितने एटम है, राइट साइड में भी उतने ही एटम होने चाहिए। अगर है नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स आर सेम, दैट मींस द रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। इसका मतलब अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ परमाणु, अगर परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होते हैं तो उसे, उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हीट एंड ट्रायल मेथड से होती है, तो सा माइंड लगाना पड़ता है और इधर उधर हम डिजिट रख करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसे हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे कई तरीके और पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना आप सीखेंगे, कैसे बैलेंस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड एक होता है, उससे बैलेंस करेंगे। क्या वो बात हम बात की बात है, उसको बाद में जानेंगे। इसमें आते हैं, देखते हैं। अब ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है? मैग्नीज से ऑक्सीजन हट रहा है,
इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, रिडक्शन। क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन। हो गया अपचयन। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अगर ये बात समझ में आ रही तो आगे देखिए, यहां पे HCl से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल होने का मतलब क्या होता है, HCl था और हाइड्रोजन बाहर हो गया। हाइड्रोजन अगर बाहर हो गया तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा था उसकी डिफिनेशन में, ऑक्सीडेशन के डिफिनेशन में, ऑक्सीकरण की डिफिनेशन में, या जहां उपचयन लिखा था उसकी डिफिनेशन में लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बाहर होना भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ रहा है, इसको उपचयन के नाम से जानेंगे। क्लियर, अब ये उपचयन, ये अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों मिलकर के आपका ये पूरा रिएक्शन हमारा क्या रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। ये होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। वीडियो को कई बार देखिएगा, एक एक वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगे कि कैसे हमारा बैलेंस किया तो रिएक्शंस को, कैसे कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब रही बात बैलेंस करने का। बैलेंस करने के लिए कौन सा रिएक्शंस हम दे कि जिससे रिएक्शंस हमारा बैलेंस हो जाए। 2-3 रिएक्शंस देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो रिएक्शंस हम जरा सा सॉल्व करने से उसमें से ले लेते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम में से ले लेते हैं। किस रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। ओके, आइए इसको जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब जरा संतुलित करने का, जो पिछला टर्म जरा सा क्लियर नहीं हो रहा था उस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शंस करा देते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसका रिएक्शंस करा देते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस, और ये हमारा बनाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है और अमोनिया गैस आपका रिलीज करता है। ये पॉइंट हमारे पास है, इसको देख करके समझ में आना चाहिए। जब अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है, आप चीजों को देख करके जान सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तरफ डिफरेंट होंगे। यहाँ पे 4 to 8 और 2 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 5 हाइड्रोजन है। इस तरीके से इसको गिनना होगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, अमोनिया जहाँ पे आपने कहा 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं 2 से मल्टीपल कर देते हैं। कर दिया, जब आपने 2 से मल्टीपल कर दिया तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, इस बात को समझना होगा। तो देखिए 2 3 6 और 2 8 हुआ, और यहाँ पे कितना है 4 2 8 हाइड्रोजन और 2 10 हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लिखा है 2 है, तो आप इसको भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया। इस तरीके से ये भी आपका बैलेंस हो गया नहीं हो गया। अब देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 6 हुए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ये भी बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन काउंट कर लिए 4 2 8 और 2 10, 2 से इसको मल्टीपल भी करना होगा और 4 से इन 2 से मल्टीपल करिए 8 हो गया। 8 4 दूना 8 और 2 10। ओके, यहाँ पे 3 दूना 6 और प्लस 2 दूना 4, इनसे मल्टीपल कर दिए 4 इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ 10 हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन आपका कैसा रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन। क्लियर, ये रिएक्शन आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। क्लियर, इस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहिए। ओके, एक रिएक्शन और देते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड FeCl3 और इसका रिएक्शन NaOH के साथ में करा दीजिए। NaOH के साथ में कराएंगे तो ये बना देता है NaCl और प्लस FeOH का होल ट्राइस, ये चीज बना देता है। क्या रिएक्शन बैलेंस है,
रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इस चीज को देखिए। आप आगे जितने भी रिएक्शंस करते जाएंगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो डेफिनेटली आपको रिएक्शंस देना ही होगा। रिएक्शंस जब देंगे तो डेफिनेटली आप इसी तरह हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करते हुए चले जाएंगे, आगे सीखते हुए चले जाएंगे। ये नहीं कि एक ही रिएक्शंस के लिए ये चीजें, नहीं, हर रिएक्शंस के लिए फिनोमेना हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड को ना लगा करके वहां पे हम किस मेथड को लगाते हैं, वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से करते हैं, जो आपके हाई स्कूल में नहीं है। यहाँ तक आप इतने से काम चल जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं चीजें देखिए। अब जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को करते हैं। 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो यहाँ 3 नहीं लिख सकते, नहीं तो ये फार्मूला हमारा बदल जाएगा। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 हो गया। अब सोडियम कितने हो गए, 3, तो इसको भी 3 से मल्टीपल करें, सोडियम भी 3 हो गया। अब देखिए 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। आयरन है, आयरन है। रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंस करने का काम करते हैं। क्लियर। एक छोटा सा और रिएक्शन देते हैं, जैसे KOH बना और H2SO4 से आपने रिएक्शंस कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब पोटेशियम सल्फेट से मिलकर के पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन फिर K2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, और ये H हाइड्रोजन इसके साथ में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब जरा चीजों को देखिए कि क्या बैलेंस है। यहाँ पे K2 लिखा है, 2 पोटेशियम है और यहाँ पे 1 पोटेशियम है। इसका मतलब इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, इधर तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, बैलेंस हो गया। ये भी आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। क्लियर। अब जैसे एक रिएक्शन और देते हैं, फास्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करा देते हैं NaOH के, इसको इरेज करते हैं। ओके, ये लास्ट रिएक्शन बताते हैं, इसके बाद रिएक्शन नहीं बताएंगे। 2 टॉपिक और बचे, उस 2 टॉपिक को बता करके आपकी चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है। नहीं, इतना करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक है आपके पास संचारण। एक टॉपिक आपके पास रह गया था लास्ट इसी चैप्टर में, संचारण क्या होता है, संचारण। ओके, जिसे बोलते हैं कोरोजन। ओके, कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन होता क्या है एक्चुअली। कोरोजन किसी मेटल्स का होता है। मेटल्स का क्या होता है, जब किसी मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू घट जाती है, इसका मतलब वो उसकी कोरोजन हो चुकी है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसकी कीमत घट जाती है। अब जैसे आपके पास कोई एक बहुत ही आयरन का पीस है, आयरन है, लोहे का टुकड़ा है, अभी अभी मार्केट से खरीद कर, कुछ दिन बाद उसको रख दीजिए और उसके ऊपर देखेंगे धीरे धीरे आपके पास ब्राउन कलर का, उसमें एक ब्राउन कलर का वो हो जाता है, उसका ऊपर का जो लेयर होता है उसके मेटल्स का या उस आयरन के सरफेस जो होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ब्राउन कलर में चेंज होने का मतलब कि उसमें रस्ट लग गया। रस्ट का मतलब जंग लगना, ठीक है। ये कंडीशंस आपके अदर एलिमेंट्स भी, अदर मेटल्स में भी हो सकते हैं। चांदी के ऊपर एक काली परत जम जाती है, इसका मतलब उसमें भी संचारण हो चुका होता है, ठीक है। तांबे के ऊपर एक हरी परत चढ़ जाना होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, हरी परत जो चढ़ जाता है तांबे के ऊपर, इसका मतलब तांबे का कोरोजन हो चुका है, संचारण हो चुका है, ठीक है। यही चीज जब लोहे में होता है, लोहे में जब जंग लगता है, जिसको रस्टिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि लोहे का संचारण हो चुका है। संचारण का मतलब धीरे धीरे डीके होना। डीके का मतलब यहाँ पे इस तरीके से सड़ना, यहाँ पे सड़ने का मतलब क्या होता है, उसमें जंग लगना। जंग लगना ही उसका क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है लोहे का। इसीलिए बहुत देखा होगा कि बहुत दिनों तक कोई पुल बना रहता है और बहुत दिन बाद या धीरे धीरे वो गिर जाता है। गिर कैसे जाता है, क्योंकि उस लोहे में धीरे धीरे जंग लगता है, जंग लग करके लोहे को वीक करता रहता है, वीक करता रहता है, तो एक दिन आता है कि लोहे की पुल गिर जाती है। यही वजह होता है कि संचारण के वजह से ये सारी चीजें होती है। अब संचारण होता कैसे, इस बात को समझना होगा। हम लोहे की बात करते हैं, जनरली हम लोग देख चुके हैं, घरों पे इस चीज को देखते हैं, कभी लोहे की बात करते हैं जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जिसको संचारण के नाम से जानते हैं, वो होता कैसे।
या तो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और साथ में नमी पाए, नमी और हवा के कांटेक्ट से आयरन में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। यानी कहने का मतलब, और इसके साथ साथ ही जब कोई धातु अपने आसपास कोई अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में भी आती है तो उसका संक्षारण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हम डेफिनेशन दे सकते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा कि संक्षारण क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये आपका क्या कहलाता है? संक्षारण के ही कारण होता है। इसका मतलब हमें जो धातुएं होते हैं उन धातुओं को क्या करना चाहिए? नमी से, हवा से, इन सबसे बचा के रखना चाहिए। उनके कांटेक्ट में आते ही उसके साथ में अभिक्रिया स्टार्ट हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है, और यही चीज जब आपके वाटर के साथ में मिल जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन बनाता है, जिसे आप रस्ट के नाम से जानते हैं। यही चीज जब X मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O के, यानी कितने मॉलिक्यूल है इसका कोई नंबर नहीं है इसीलिए X ले लिया, और जब इसके कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3 into XH2O, यही हमारा क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। यही आपका जंग का फार्मूला होता है। पहले आयरन आपका ये होता है, लेकिन जंग लगने के बाद ये चीज बन जाता है। क्यों? सबसे पहले वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, और यही ऑक्साइड वाटर के साथ में मॉइस्चर, ये आपका क्या होता है? मॉइस्चर के साथ में मिलकर के क्या बना देता है? आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से आपके पास संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की एक छोटी सी डिफिनेशन वो देना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको देना पड़ा। उसके बाद एक आता है विकृत गंधिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास विकृत गंधिता, और होने के बाद इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। ओके, विकृत गंधिता क्या होता है इस बात को समझेंगे। विकृत गंधिता हिंदी लिख दे, विकृत गंधिता। स्पॉयलेस, आपने देखा होगा विकृत गंधिता के बारे में। अगर कोई हम खाना वाना बना करके रख देते हैं तो वो बहुत देर बाद उसमें से स्मेल आया करता है। स्मेल किस वजह से आता है ये बात समझिए। उसमें यानी कहने का मतलब जब कोई वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ होता है या सामग्री होता है, उसको लंबे समय तक के लिए अगर हम रख देते हैं तो उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है? उपचयन होने लगता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, और उसी स्वाद का बदलना और गंध का बदलना ही हम क्या कहलाते हैं? विकृत गंधिता। यानी कहने का मतलब कोई तैलीय व वसा युक्त खाद्य पदार्थ का धीरे धीरे उपचयन होने के कारण उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि जो ये हमारा चिप्स वगैरह बनता है, जो पैकेटों में आता है, जिस चीज को हम लोग लेते हैं, वो उसमें भी ऑक्सीजन अगर होता तो वो भी धीरे धीरे ऑक्सीडेशन के थ्रू खराब हो जाता। लेकिन देखा होगा कि पैकेट बहुत दिनों तक रहता है, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए कम
अभिक्रियाशील गैस भर दिया जाता है ऑक्सीजन को हटा करके, और वो क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यानी कहने का मतलब, अगर कभी कभी आता है कि चिप्स की थैली काफी दिनों तक क्यों रहता है, सुरक्षित रहता है, तो आप वहां पे आंसर देंगे क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को हटा करके कम अभिक्रियाशील गैस नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जो उपचयन को रोकता है, यानी ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। जो खाद्य पदार्थ है, जो तैलीय पदार्थ है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इसी वजह से वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसीलिए जितने भी आपके खाद्य सामग्री है, कोशिश करनी चाहिए कि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आता है तो क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उपचयन होने लगता है। उपचयन होने के बाद क्या होता है, उसमें अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और अभिक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो जो आपका उसका जो पहले का स्वाद होता है वो बदल चुका होता है, उसमें जो अच्छा स्मेल होता है, फ्लेवर होता है, वो बदल चुका होता है, जिसको हम ईट नहीं कर सकते, खा नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। और उस किसी भी तैलीय पदार्थ का, किसी भी फैटी पदार्थ का, वशीय पदार्थ का वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के साथ मिल करके उपचयन होने पर उसके स्वाद का बदल जाना तथा उसके गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो आप एक चीज, आपके जो चिप्स वगैरह या बड़े बड़े पैकेट होते हैं उसमें कौन सा गैस फिल रहता है, तब उसमें ऑक्सीजन को हटा करके कौन सा गैस फिल रहता है, नाइट्रोजन गैस फिल रहता है, जिससे वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, यानी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसको रोकने की काम भी करता है नाइट्रोजन गैस। इसीलिए तो आज का टॉपिक, एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बाकी नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, क्लियर, इसकी PDF वगैरह भेज दूंगा, उससे नोट्स भी बनाते रहिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।